दोस्तों, ईरान के अंदर जो हमला हुआ है उस हमले में अब मौत का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ चुका है। लास्ट रिपोर्ट जब मैं तैयार कर रहा था तो उस वक्त आंकड़ा 50 था। मैंने आपको 50 का आंकड़ा बताया था, लेकिन एडिटिंग करते वक्त आंकड़ा बढ़ गया, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर ही अपडेट कर दिया था। 73 आंकड़ा पहुंच चुका था, लेकिन अब जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आंकड़ा 103 तक पहुंच चुका है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद जब एडिटिंग होगी, आंकड़ा अगर बढ़ता है तो मैं स्क्रीन पर उसको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी 103 आंकड़ा पहुंच चुका है मरने वालों का। 141 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन घायलों की संख्या और मरने वालों की संख्या अभी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो भीड़ थी वो हज़ारों की तादाद में थी। करमान शहर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि करमान शहर में तकरीबन 2500 बेड तैयार कर लिए गए हैं घायलों के लिए, और घायलों का आना लगातार जारी है। फिलहाल अभी कन्फर्म 141 हुए हैं। ये हमला हुआ कैसे और इसके पीछे किसका हाथ है, आइए थोड़ा सा और सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। किसने क्या कहा है इस हमले के बाद? क्या इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ईरान के एक काफ़ी बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर 4 साल पहले अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया था। दोस्तों सॉरी, लास्ट वीडियो में मैंने ये बता दिया कि सीरिया के अंदर कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक करके मारा था। दिमाग है, हाल ही की जो घटना हुई थी, एक दूसरे कमांडर रजी मौसवी वो सीरिया के अंदर मारे गए थे, वही मेरे जहन में था। हालांकि उनको बगदाद के अंदर एयरपोर्ट पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया था। तो आज कासिम सुलेमानी की मौत को 4 साल हो चुके हैं। उनकी बरसी पर ईरान के हज़ारों लोग कमरान शहर के कब्रिस्तान जा रहे थे, जहाँ पर उनकी कब्र बनी हुई है। हज़ारों लोग रोड से गुजर रहे थे। रोड पर अलग अलग 2 जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं। रोड पर हज़ारों लोगों की भीड़ जा रही थी, उसी भीड़ के बीच में एक जगह ब्लास्ट हुआ, वहां पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, घायल हो गए, भगदड़ मच गई। थोड़ी ही दूरी पर एक और ब्लास्ट हुआ, और ये जो दोनों ब्लास्ट हुए हैं, पहले रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि सूटकेस बम थे जो रिमोट के जरिए कोई ऑपरेट कर रहा था। सूटकेस में बम लेकर भीड़ के बीच पहुंचता है और वहां पर सूटकेस को रिमोट दबाकर ब्लास्ट कर देता है। इस हमले के पीछे 2 सुसाइड बॉम्बर का हाथ है। 2 सुसाइड बॉम्बर अपने हाथ में सूटकेस लेकर पहुंचते हैं जिसमें बम रखे हुए होते हैं। भीड़ के बीच पहुंचकर सूटकेस वहीं पर रखते हैं और दूर जाकर रिमोट दबाकर सूटकेस को ब्लास्ट कर देते हैं। अलग अलग जगहों पर 2 सूटकेस रखे थे और अलग अलग जगहों पर ही 2 अटैक हुए हैं। दोस्तों, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा खून खराबा हुआ है, जो सड़क काली नजर आती है, इस हमले के बाद ईरान के लोगों के खून से वो लाल नजर आ रही है। पिछले 4 दशकों का ये सबसे बड़ा हमला ईरान के अंदर बताया जा रहा है। पिछले 4 दशकों में ईरान के अंदर कई सारे आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें तकरीबन 23,000 लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन यह वाला हमला सबसे बड़ा है। लास्ट वीडियो में मैंने मैक आतंकवादी संगठन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दी थी, और कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि इस हमले के पीछे भी यूरोप के आतंकी संगठन मैक का हाथ हो, क्योंकि पिछले 4 दशकों में जो 23,000 लोग मरे हैं, उसमें से 17,000 लोग ऐसे हैं जो मैक संगठन के ही आतंकवादी हमलों में मारे गए हैं। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस हमले के पीछे भी मैक का हाथ हो। लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन ऐसी है कि सबका शक इजराइल के ऊपर जा रहा है, क्योंकि मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अपना मतलब निकालती है। हो सकता है कि मोसाद ने ही किसी टेररिस्ट ग्रुप को हायर करके इस तरह का हमला ईरान के अंदर करवाया हो। फिलहाल ईरान की तरफ से भी बयान आया है। ईरान के मंत्री वाहिदी ने बताया है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी सारे सुराग निकालने में लगी हुई हैं। जो विस्फोट हुआ था उस विस्फोट की भी जांच की जा रही है कि कहां का यह विस्फोट था और किस तरह की चीज सूटकेस के अंदर रखी हुई थी। ईरान के मंत्री वाहिदी ने कहा कि हमारे पास सारी जानकारी है, हमला कैसे हुआ है, किस चीज़ के ज़रिए हुआ है, हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि पैनिक ना हो, मीडिया के ज़रिए सारी खबरें आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। मंत्री जी ने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। भाई, चिंता करने की अभी भी कोई बात नहीं है। सैकड़ों लोगों की जान चली गई, अभी भी मंत्री जी यही कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारी खुफिया एजेंसी काम कर रही है। खुफिया एजेंसी पहले ही काम कर लेती तो इतने लोग क्यों मारे जाते? खुफिया एजेंसी को पता ही नहीं चला कि सुसाइड बॉम्बर हमारे बीच फिर रहे हैं। खबर आ रही है कि जो लोग मारे गए हैं उसमें से 4 पुलिस वाले भी हैं। इस हमले को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का भी बयान आया है। इन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया है इस हमले के बाद।
कहा है कि जो लोग घायल हैं हम उनके स्वस्थ होने की दुआ करते हैं। जिन लोगों की मौत हुई है हमारी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं। सब्र रखिए अर्दोगान जी, जो आज ईरान के अंदर हो रहा है कल आपके यहाँ भी होगा। आज आप बैठे हुए आराम से ये तमाशा गाजा के लोगों का देख रहे हैं ना, मौतों का। सब्र रखिए, आपके यहाँ पर भी ऐसे कांड होंगे, ऐसे धमाके होंगे, फिर आप अपने देश के लोगों के लिए दुख प्रकट करना, संवेदना प्रकट करना। यही हाल रहा तो हर देश में, हर मुस्लिम देश में ऐसे ही हमले होते रहेंगे। ईरान की तरफ से रोजाना कभी फतेह 1 मिसाइल दिखाई जाती है, कभी फतेह 2 मिसाइल दिखाई जाती है, कभी बड़े बड़े ड्रोन दिखाए जाते हैं, कभी 1000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल दिखाई जाती है। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कुछ नहीं है। कितनी भी ताकत तुम्हारे पास है लेकिन दिल नहीं है। अगर ताकत होती और दुनिया को डराने में कामयाब हुए होते तो इस तरह के हमले घर में घुसकर कोई तुम्हारे सामने करके नहीं जाता। देखिए, कमेंट में आकर यहां पर फिरका परस्ती वाली बात मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा कि ईरान को बुरा कह रहे हो। जरा दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश तो कीजिए कि 57 कंट्री हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, लेकिन घर में घुसकर दुश्मन मार कर जा रहा है भाई। दोस्तों, इस हमले पर अभी तक इजराइल की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही अमेरिका की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है। कल बेरूत के अंदर जो हमला हुआ था, अमेरिका ने तो तुरंत बयान दे दिया था कि यह हमला इजराइल की तरफ से हुआ है, लेकिन इस हमले के बाद अभी तक किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ना ही ईरान या किसी और देश ने इजराइल के ऊपर अभी आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे इजराइल या मोसाद का हाथ है। लेकिन कासिम सुलेमानी के जो टॉप दुश्मन थे वो मोसाद और ISIS ही थे। तो ऐसा ही शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस हमले के पीछे मोसाद का हाथ हो, मोसाद ने ही किसी टेररिस्ट ग्रुप को हायर करके इस तरह का हमला करवाया हो। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल जल्द ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ईरान इस हमले के बाद किस तरह का रुख अपनाता है और हमलावर के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेता है। वही दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमा किया है इजराइल के खिलाफ, और उस मुकदमे को लेकर जो वकील साहब गए हैं उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं, वो आपको बताना चाहता हूं। इनका नाम है फ्रांसिस बॉयल। ये इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर भी हैं और नरसंहार कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कई केस भी जीत चुके हैं। जो आरोप इजराइल के ऊपर साउथ अफ्रीका ने लगाया है नरसंहार का, इस तरह के बहुत सारे केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाकर जीत भी चुके हैं। इन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका ने जो केस किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो केस साउथ अफ्रीका जीतेगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाइडेन प्रशासन को इजराइल के हमलों की निंदा भी करनी पड़ेगी। इस बात का मैं चैलेंज देता हूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल को आरोपी घोषित करेगा, साथ ही साथ बाइडेन प्रशासन की भी निंदा करेगा। मैं पूरी गारंटी देता हूं, और इस तरह के केस में पहले भी कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीत चुका हूं। ये काफी बड़े प्रोफेसर वकील हैं। देखते हैं भाई 11 तारीख को क्या रहता है। 11 तारीख को नीदरलैंड के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।